वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BNPCS हब। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, जिसे हम इंग्लिश में प्रीमेबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 3 में है, पॉलिटी का ये टॉपिक है। ठीक है, और ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और ये जो वीडियो है स्पेशल 72 BPSC जो होने वाली है प्रीलिम्स, उसके लिए बनाई गई है। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि इससे मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी अपडेट आप लोग को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत संकल्प जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। ठीक है, नेहरू जो थे वो एक बार अपना उद्देश्य प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 में 42वें संशोधन हुआ था। यथा संशोधित या उद्देशिका निम्न प्रकार से है। तो चलिए इसको संशोधित जो हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो सॉरी मेरा थोड़ा आवाज़ तो भारी लग रहा होगा आपको, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, गला खराश हो गया था। इस वजह से भी मेरी वीडियो भी नहीं आ रही थी। तो मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, बट मेरी तबीयत की वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आप देख ही सकते हैं मेरा आवाज़ अभी भी भारी आ रहा है। मैं दवाई तो अभी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत है। तो चलिए मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, वैसे काम चलाने वाला तो है ही आवाज़। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये जो था ये भारत की प्रस्तावना का जो है वो आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, हम भारत के लोग, ये भारत की प्रस्तावना में है ये दिया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, भारत संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसका विचार अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके आगे देख ही रहे हैं, प्रस्तावना की कुछ बातें हैं, इसको देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रस्तावना जो है संविधान का आरंभिक अंग है, लेकिन इसको कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही है। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संपूर्णता का उद्देश्य करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। ठीक है, एक हुआ था निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में, उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि भारत का जो प्रस्तावना है उसको न्यायालय में न्यायालय में उसको नहीं ला सकते हैं। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है
तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत से सहायता नहीं ले सकते हैं, ये इस मामले में पता चला था। उसके बाद फिर बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में आया। उसमें भी बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। ठीक है, तो इस मामले में ये आ गया। उसके बाद फिर बेरूबारी बाद में ही सर्वोच्च बेरूबारीवाद जो था उसी में फिर बाद में आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, फिर उसके बाद जब केशवानंद भारती बनाम वाला केस आया तो उसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है 1973 में, इसलिए विधायिका जो है उसमें संशोधन कर सकती है। फिर ये माना गया कि वो अंग है और उसमें संशोधन कर सकती है विधायिका। चलिए आगे देखते हैं। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा को केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा भी माना। संसद संविधान का मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण हो। इससे क्या समझिए कि जो भी संसद है वो नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन जो सकारात्मक है जिससे उसका फायदा हो रहा है वो वैसा मूल ढांचा बना हुआ है। अगर उसको बदलना है हमको, अगर उस पर पॉजिटिव ही बदल रहे हैं तो उसको बदल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव बदलेंगे तो नहीं बदल सकते हैं। इसके आगे देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था, इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को शब्द को भी जोड़ा गया था। उसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना को 3 प्रकार का न्याय है। पूछिएगा न्याय कितने प्रकार के भारत की प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है। और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा, अवसर का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि भारत का संविधान कैसा संविधान है, तो सबसे बड़ा है और लिखित भी है और सर्वाधिक व्यापक है और थोड़ा सा कठोर भी है और थोड़ा सा लचीला भी है। ये नहीं कि एकदम पूरा तरह से कठोर है और न पूरा तरह से लचीला है। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। ठीक है, जो हमारे संविधान का अवधारणा है वो फ्रांस से लिया गया। प्रस्तावना में प्रयुक्त जो शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सब जो है फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। इसके बाद है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान में भारत राज्यों का संघ घोषित किया गया। ये याद रखिएगा कि भारत जो है राज्यों का संघ है, लेकिन संघीय शासन यहाँ नहीं है। ये क्वेश्चन आता भी है कि संघीय शासन का प्रयोग संविधान में किया गया है, तो इसका आंसर होगा नहीं किया गया है। और भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। भले राज्यों का संघ है भारत, लेकिन संघीय शासन यहाँ नहीं है। और ये चीज़ थोड़ा सा इसमें अब हम लोग इसका देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें हम लोग संविधान में ये जाने हैं कि भारतीय संविधान जो है इसके प्रस्तावना में 3 वर्ड जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। कौन कौन? एक तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान के प्रस्तावना में 2 प्रकार का समानता का है दिया हुआ, प्रतिष्ठा का समानता है और अवसर का समानता है। अगर हम लोग देखें कि क्या कहा जाता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है, तो वो है विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म का है, उपासना का है। अगर देखें न्याय का, तो 3 प्रकार का न्याय इसमें लिया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है,
और 42वें संविधान संशोधन में 1976 में कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया था इस प्रस्तावना में? तो समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और राष्ट्र की अखंडता सब जोड़ा गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या है? तो उद्देशिका का क्वेश्चन है, ये आपके 72 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी का ही मैंने पीवाईक्यू उठाया है। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका क्रम हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ही हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो आंसर जो होगा सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जनवादी, गणतंत्र। इसका हम लोग डिस्कशन पढ़ लेते हैं। प्रश्न में दिए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए यह भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन तीनों शब्द का क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है, संविधान में उल्लेखित शब्द संपूर्णत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका जो क्रम है वो बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न है, उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद जनवादी है, तब गणतंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, पहले जो मूल है उसमें सम्मिलित नहीं किया। तो स्वतंत्रता समानता तो इसमें है ही। ठीक है, प्रजातंत्र भी पहले से ही था। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला ऑप्शन में क्या दिया। तो अगला ऑप्शन दिया हुआ है समाजवाद, समानता। तो समाजवाद तो पहले से ही था, सॉरी समानता तो पहले से ही है, समाजवाद बाद में जोड़ा है। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो है वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन, तभी हम लोग पढ़े थे, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, तो यही आंसर क्वेश्चन है, दोबारा पूछा हुआ है, 42वें संविधान संशोधन। चलिए अगला देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन कौन दो शब्द को प्रस्तावना से जोड़ा गया है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, अभी हम लोग पढ़े थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर वही हो जाएगा सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। और सभी सही है, लेकिन जो एग्जैक्टली जो सही है सबसे सही, उसको हम लोग को टिक लगाना होता है। ठीक है, ये नहीं कि ये भी सही था तो इसको क्यों नहीं लगाया। तो जो ज़्यादा सही होता है उसको हम लोग को टिक लगाना होता है। उसके बाद भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? तो हम भारत के लोग से। दिया हुआ है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अंत में भारत में लौकिक सार्वभौमिकता। इसका अर्थ है जनता शक्तिमान है, किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्दों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसको क्रम में सजाना है। जैसे उधर हम लोग पढ़े थे, तो सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था तो आपका ये सार्वभौमिक। ठीक है, सार्वभौमिक आया था। सार्वभौमिक के बाद सार्वभौमिक संप्रभुत्व आया था ना। तो इसके बाद हो जाएगा आपका, उसके बाद समाजवादी आया था। ठीक है, दूसरा में समाजवादी हो जाएगा। तो सी और ए है, कहाँ पे है? तो ए नंबर पे। उसके बाद डी आया था धर्मनिरपेक्ष, और लास्ट में प्रजातांत्रिक आया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ठीक है, कौन करता है? तो इसको देखते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में धर्मनिरपेक्षता किसमें आया हुआ है? तो प्रस्तावना में था ना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तभी हम लोग पढ़े थे, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो भारत के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, इसी को आत्मा कहा गया। ठीक है, देखिए निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया, इसीलिए इसको आत्मा बोला जाता है। इसके बाद है इनमें से किस प्रसंस्करण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती वाला में किया गया था ना कि ये मूल ढांचा है जिसमें नकारात्मक नहीं कर सकते संशोधन, लेकिन सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पे पी दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूलभूत ढांचा सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। इस वाद में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 13 सदस्यीय संविधान पीठ में यद्यपि संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो। ठीक है, भले वो पॉजिटिव होगा तो ठीक है, नेगेटिव होगा तो नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम भारत के संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया है? तो इसका आंसर केशवानंद ही हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद में ही ये कहा गया था। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूल, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और अपने जैसे फ्रेंड को भी शेयर कर दे ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल से जुड़ जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जल्दी आएगा, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।